नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। मैं हूं शकुन रघुवंशी और लोगों के साथ आपका साबका कराने की दिशा में आज हम पहुंचे हैं एक और नई शख्सियत के साथ, जिसके साथ हमने सोचा कि आपकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। किसी रूबरू होने के, किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी खुशबू है, हवाओं में फैलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। यही हमारा काम है। बिल्कुल भी आपके और उनके बीच में समय न लेते हुए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का हमारे पास में। सर बड़े लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है। समय तो ऐसा है कि मुझे लगता है अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए समय खरीद सकूँ। मैंने अपने पूरा जीवन में काम ही काम करता रहा, और एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे लगा कि अब मुझे काम से ज़्यादा ना समय की ज़रूरत है। तो मैंने कोशिश की कि मैं अब अपने लिए कुछ समय निकाल सकूं, कुछ समय खरीद सकूं अपने लिए। तो आप तो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप तो सोशल मीडिया पर भी अपना समय खराब नहीं करते हैं, फिर भी समय कम पड़ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि 26 घंटे का दिन रात बना दें। आप जो कह रहे हैं, मैं कई बार मैं लोगों को ये कहता था कि भगवान ने 24 घंटे बनाया और मेरे को 24 घंटे में 48 घंटे का काम चाहिए होता था। एक समय ऐसा भी था जब मैं काम के प्रति इतना समर्पित था, और जब हम लोगों की कंपनी थी स्लेजहैमर, तो स्लेजहैमर में मैं रात को 1-2 बजे तक काम करता था, और मैंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा सेट ही रखा हुआ था जिसमें मैं सो सकूं। मेरे वार्डरोब में वहाँ पे कपड़े भी रहते थे कि मैं काम किया, रात को सो गया, सवेरे 6 बजे उठा, नहाया, कपड़े चेंज किए, घर से ब्रेकफास्ट आ जाता, लंच आ जाता, मैं काम में फिर जुट जाता था। तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिला, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। मैं अपने परिवार से, दोस्तों से थोड़ा काफ़ी दूर हो गया, क्योंकि समय की कमी थी। और शायद यही एक वजह है कि जो दूरी लोग 30-40 साल में तय करते हैं, वो मैंने 10 साल में तय की। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और एक सर्टेन टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने जो चीज़ खोया है, तो खोने की जो कीमत है ना, मैंने कीमत बहुत ज़्यादा दी। लेकिन 30 साल तो बचा लिया आपने। हाँ, वो 30 साल बचा लिया। वही 30 साल मैं सोच रहा हूँ फिर से अपने दोस्तों पे, अपने परिवार पे, सब लोगों के ऊपर खर्च करूँ, सबके साथ खर्च करूँ। नहीं, आपने बड़ा याद दिलाया मुझे। तो क्या आप मुझे बताएंगे, मेरे दर्शकों को बताएंगे कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं? बचपन आपका कहाँ बीता? पढ़ाई वगैरह कहाँ हुई आपकी? देखिए, मेरे पेरेंट्स तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, बट मेरे जन्म से पहले वो फरीदाबाद आ गए थे, तो मेरा जन्म स्थान जो है वो फरीदाबाद है। और मेरा जो एजुकेशन है वो दिल्ली और फरीदाबाद में हुई सारी, और मेरी कर्मस्थली भी जो है वो फरीदाबाद ही रही। तो मैं आपको उड़ियन पंजाबी बोलूँ? असी पंजाबी हाँ। मैं तो पंजाबी भी अच्छी बोल सकता। बहुत अच्छा। पंजाबी ने गल करा तो पंजाबी बोल सकता तुहानू नाल। मैनू नहीं आती। मैं नवा मैं इनफैक्ट मैंने गुरमुखी लिखनी, पढ़नी, बोलनी सभी सीखी थी। जब हम फरीदाबाद में थे तो एक सर्टेन टाइम पे मैं गुरुद्वारे जाता था एक गुरमुखी सीखने के लिए। मुझे शौक था। ईड़ा एड़ा जेटा सब ईड़ा आया, ईड़ा कक्का खक्का सब सीखा। सब सीखा। और मैं पढ़ाई की बात करूँ, आपने प्रोफेशनल डिग्री ली? जी, मेरे पास में प्रोफेशनल डिग्री है। मैं MBA सिस्टम इंफॉर्मेशन में हूँ। उसके अलावा मेरे पास में 4 या 5 अलग और मैनेजमेंट की डिग्रीज हैं। और प्रोफेशन में मैं सर्टिफाइड पायलट था, मीन्स मैं फ्लाइंग करता था पहले। तो फिर वो छोड़ के मैं अपने फादर साहब के बिजनेस में आ गया था। तो क्या काम करते थे? ये जो बिजनेस है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मेरे फादर साहब का जो बिजनेस था वो बेसिकली स्टील मैन्युफैक्चरिंग का था। तो मैंने 1 या 2 साल उनके साथ में काम किया। फिर मुझे लगा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। शायद ये कि बना बनाया पका पकाया मिल गया, तो मुझे लग रहा था कि मैं उसमें कुछ नया कैसे कुछ करूं। आपकी फितरत थी कुछ करते रहने की। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात कुछ ONGC के लोगों से हुई, तो उनके साथ दोस्ती हुई। तो मैंने कहा कुछ नया करना है, तो उन्होंने बोला प्रदीप अगर कुछ सीखना है ना तो हमारे बेस आ जाओ, यहाँ पे ड्रिलिंग होती है। तो फिर मैंने उनके थ्रू जाके आसाम में शिवसागर में रहा कुछ समय, 3 या 4 महीने। वहाँ पे एक तरह से मैंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग ली ड्रिलिंग की। उसके बाद
मौका लगा तो मैं फ्रांस गया, फ्रांस में कुछ महीने मैंने बिताए। तो वहाँ मैं फिर सीख के आया कुछ एक नए प्रोडक्ट जो उस समय हिंदुस्तान में नहीं बनते थे। वो सब वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई होता था वो मेनली यूएसए से आते थे बन के। तो फिर मैंने 2006 में मैंने ये कंपनी लगाई स्लेजहैमर के नाम से, जिसमें मैंने वो प्रोडक्ट जो पहले बाहर बनते थे वो इंडिया में बनाना शुरू किया। ये एक तरह से स्टार्टअप था। मेक इन इंडिया जिसको आज हम लोग इतना फॉलो कर रहे हैं, ये एक सही मायने में मेक इन इंडिया था उस समय। करीब 20 साल पहले। हाँ 20 साल हो गए इस चीज़ को। और ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट थे, कुछ क्रूड ऑयल से। हाँ, जैसे तेल के कुओं की जब ड्रिलिंग होती है तो उसके ड्रिलिंग के लिए जो पार्ट्स बनते हैं, अच्छा। हम वो पार्ट्स बनाया करते थे। ओके। और बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग 100% एक्सपोर्ट करते थे इसको। और एक दिलचस्प चीज़ ये है कि लड़कपन में आदमी बड़ा थोड़ा अलग सोच का होता है, तो हम लोगों ने तब कुछ अमेरिकन को हायर किया जिनको हमने अपने यहाँ नौकरी पर रखा। पहले वो दुबई में मेरे ऑफिस में थे, बाद में कुछ एक अमेरिकन आए जो यहीं फरीदाबाद में रह के उन्होंने हमारे यहाँ काम किया। तो मैं बड़ा खुश होकर बोलता था कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया था किसी समय, आज हमने इनको गुलाम बनाया अपने यहाँ। स्पिरिट है, उसको हाई रखना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, अपने आप को खुश करने के लिए सोच ही कई बार आपको बहुत खुश करती है। बहुत बहुत जरूरी बात कही आपने। और कितने हजार करोड़ की कंपनी बना दी आपने? सर कंपनी तो मैं कंपनी को करोड़ों हजारों में गिनती नहीं करता हूँ, पर मैं इस तरीके से मानता हूँ ये जो कंपनी हमने बनाई ये एशिया में नंबर 1 थी, सबसे बड़ी कंपनी थी अपने प्रोडक्ट को लेके, और पूरे विश्व में नंबर 3 पर थी। और जब इतना बड़ा आप इतनी ऊंचाई पर हो और अचानक से फिर आपने ऐसे ड्रिफ्ट किया, आपने लगभग इसको त्याग दिया और एक नए अपने पैशन की तरफ आप, चूंकि आप ट्रेंड पायलट थे, आपने एक एविएशन कंपनी खोल ली और आप उधर मूव हो गए, क्यों? देखिए मुझे ना ठहराव जिंदगी में बड़ा पसंद नहीं है। मुझे लगता है किसी भी चीज़ में ठहराव आ जाता है तो वहाँ पे ना वो चीज़ उतनी पनप नहीं पाती है। तो इस काम में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, और पर एक ठहराव आ गया था, एक मतलब कामनेस सी आ गई थी। और मेरा मानना ये है कि बिजनेस में या तो तरक्की होनी चाहिए या फिर गिरावट होनी चाहिए। जब आपकी तरक्की भी नहीं हो रही है और आप स्मूथ चल रहे हैं तो इट्स नॉट ए वेरी गुड साइन। तो मुझे लगा कि आपको हमेशा रिटायर तब होना चाहिए जब आपने सेंचुरी मारी हो। जीरो पे आउट होकर रिटायर होने का कोई फायदा नहीं। बहुत को हार कर रिटायर हुए तो क्या हुआ? जी जी जी। लोग कहेंगे कि सब निराश हो गया था। नहीं, मैं अपने, और दूसरा जब मैं स्लेजहैमर चला रहा था मैंने बड़ा एंजॉय किया। मेरी जर्नी अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, अपने पास को देखता हूँ, तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सक्षमता दी, इतना प्यार दिया और मुझ पे इतना भरोसा दिखाया उन्होंने कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कोई अगर ये बात बन सकती हो, कोई मैनेजमेंट के छात्रों को या उन लोगों को काम आ सकती हो, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, अगर उसके अंदर कुछ छुपा हुआ निकल आए। आपने कहा कि बिजनेस या तो चैलेंज दे रहा हो या खुशियां दे रहा हो, मतलब बढ़ रहा हो, अगर वो स्मूथ चल रहा है तो कुछ नुकसान की आशंका है क्या मैनेजमेंट की भाषा में? नहीं, नुकसान की आशंका नहीं होती, क्योंकि जब आप बहुत स्मूथ या बहुत लाइफ में बहुत काम चल रही होती है ना, तब आप ना जिसको कहते हैं ना ढीले हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, हम केयर फ्री हो जाते हैं, हम उस चीज़ को ना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इस केयर फ्री को केयरलेस भी कह सकते हैं? केयरलेस कह सकते हैं। वो कहावत है ना, एक सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं दुर्घटना की इंतज़ार करने के बजाय मुझे लगा कि ठीक है कि क्योंकि इस काम में हम और बढ़ सकते थे, पर मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए ज़िंदगी में, और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और दूसरा मुझे ये लगा कि जिस कंपनी को मैं यहाँ तक लेके आया और जो कंपनी मेरी कंपनी को एक्वायर किया गया एक अमेरिकन कंपनी के थ्रू, तो वो दुनिया की 2nd नंबर की कंपनी थी। मुझे लगा उससे मेरे जो वेंडर्स हैं, जो मेरे सप्लायर्स हैं और मेरे जो एम्प्लॉय हैं, उनको फ़ायदा होगा और वो भी और तरक्की करेंगे मेरे साथ साथ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और ये जो आपकी कंपनी है एविएशन की, सैफ्रॉन एविएशन, जी, इफ आई एम राइट, या कहाँ की उड़ान भर रहे हैं?
क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं? सैफ्रॉन स्ट्रोक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2024 में, जब ये मैंने स्लेजहैमर को सेल आउट किया था, और उसके बाद से वी गॉट 3 एयरक्राफ्ट्स नाउ, और पैन इंडिया में हम इनका ऑपरेशन चला रहे हैं, बट ये जो है नॉन शेड्यूल्ड है। तो फॉर एग्जांपल कि इसमें ऑन कॉल ही हम इनको लोगों को ऑन रेंट देते हैं। जिससे एयर एम्बुलेंस में भी काम आती है क्या? अनफॉर्चुनेटली हमारे इस तीनों एयरक्राफ्ट में किसी के अंदर भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। ठीक है जी। तो अच्छा, अभी बीच में क्या हुआ कि आपने इस एविएशन कंपनी से पहले आप मीडिया के क्षेत्र में भी आए। आपने एक बहुत नामी अखबार है पायनियर, उसको आपने लाइसेंस्ड किया, वो उसको चलाया पूरे हरियाणा में, पैन हरियाणा में। फिर आप डिजिटल मीडिया में भी आए। आजकल डिजिटल मीडिया का युग है, हम भी डेफिनेटली उसी पे बात कर रहे हैं जी। क्या मन था आपका? एक्चुअली हमारे फादर साहब को बड़ा उनकी सोच थी कि उनको जो है न्यूज़पेपर होना चाहिए। जैसे पुराने सब लोगों को होता है ना कि ये एक प्रतिष्ठित और एक तरह से नाम बढ़ाने वाला या जो प्रोफेशन है। तो और मुझे भी लगा कि क्योंकि ये एक आम जन से जोड़ने का काम करता है, तो और बहुत ही अगर सही मायनों में देखा जाए तो बहुत ही पॉइज जो प्रोफेशन है ये, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें भी हाथ आजमाएं। और ये प्रोफेशन पायस और इसका लक्ष्य तो पायस है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सब चीज़ें चलती हैं। अभी आप अचानक से चर्चा में हैं पूरे देश में, मुझे लगता है दुनिया में लोग देख रहे होंगे। आप साईं मंदिर पहुंचे हैं शिरडी, लाखों का मुकुट आपने बाबा को दिया है। तो आप पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप उनके फेज में हैं, कितने समय से हैं? मैं बाबा को मैं शायद 30-35 साल से उनको मतलब उनकी आराधना कर रहा हूँ, उनको मान रहा हूँ। छोटी सी बात यह है कि मेरे एक दोस्त है, उनकी बहन के लिए रिश्ता वो लोग ढूंढ रहे थे, तो कई बार रिश्ता जो है उनका रिजेक्ट हो गया था। तो जो हमारी आंटी हैं उन्होंने मुझे बोला, प्रदीप वो रिश्ते के लिए देखने आ रहे हैं, इस बार हम घर नहीं बुला रहे, हम उन्हें साईं मंदिर में बुला रहे हैं, तो तुम साथ चलना और तुम्हारे साथ ही चलेंगे हम सब लोग। वो वजह ये थी कि मेरे पास में गाड़ी थी, कार थी मेरे पास। ठीक है। तो हम भी गए उस दिन, और फॉर्चुनेटली उनका उस दिन रिश्ता जो है, हम मंदिर में ही थे, रिश्ता तय हो गया। और वो ऐसा हुआ कि उन्होंने उसी समय बोला कि अभी हम जो है रोका की रस्म अभी कर लेते हैं। तो उस दिन से मेरा उनके ऊपर में एक अलग सी आस्था सी डेवलप हो गई, और वो मेरे 30-35 साल हो गए होंगे वो दिन, और आज के दिन मैं हर गुरुवार को साईं मंदिर जरूर जाता हूँ। अब बहुत बिजी रहते हैं तब भी मैं जाता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ये बात भी बताऊँ, अगर जैसे कई बार जैसे मैं किसी और यूएसए में था, तो यूएसए में भी कई जगह मंदिर है, मैं यूएसए उन मंदिरों में भी चला जाता था। कोशिश मेरी रहती है कि मैं उस दिन माथा जरूर टेकता हूँ। अच्छा, जब ये मुकुट बनवा रहे थे बाबा का, मैं इतनी पूछूंगा किससे बनवाया? तो सुनार क्या करते हैं कि जब सोने चांदी की कोई चीज बनाते हैं जी, तो 10-20 ग्राम बढ़कर ही बनाते हैं। तो कुछ बताया था आपने कि इतना बजट है मेरा, ऐसा कुछ बनाया था या कुछ बनाया? नहीं, ये जो बनाया है ये फरीदाबाद में ही है, ज्वेलर हैं, उनके थ्रू बनाया गया है, और उन्होंने इसके कारीगर को जो है कैलकाटा से बुलाया था बनाने के लिए। और हम लोगों ने उन्हें बताया था कि क्योंकि हमें भी जो है इसके बारे में स्पेसिफिकेशन जो है मंदिर से मिली थी कि ये साइज़ होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए। तो वही हम लोगों ने उनको बताया था कि इतने ये आपका टॉलरेंसेस हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। और ये जो उसमें आपने जेम लगवाया है, ये कोई खास कारण है? आप डायमंड भी लगवा सकते थे, लेकिन शायद आपने रूबी लगवाया। नहीं, इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। इसमें 152 कैरेट जो हैं डायमंड्स लगे हुए हैं, हाँ, और 200 ग्राम के करीब इसमें रूबी लगे हुए हैं। और रूबी का कोई आपसे संबंध भी? नहीं, वो देखने में सुंदर लग रहे थे इसलिए लगा। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, हम जा रहे हैं कि आज का जो
कितने बच्चे आप? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। कितनी एज है मैं जानता हूँ? बड़ी वाली बेटी जो है वो इस समय 19 साल की है और वो यूसी बर्कले यूएसए में पढ़ रही है, सेकेंड ईयर में है, लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। वो लिखती है, अब तक 13 किताबें वो लिख चुकी है। और छोटी वाली बेटी जो है वो इस समय 15 साल की है और डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद में पढ़ती है और वो फिल्मों में एक्टिंग की है उसने। और वो भी लिटरेचर में या बिहाइंड द स्क्रीन वो काम करना चाहती है। ओके। तो मैं ये जानना चाहता था, इसलिए मैंने बच्चों के बारे में जानने की इच्छा जताई। अभी का जो समय चल रहा है सर, ये जो समय है ना, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए एक एडवांटेज भी दे रहा है और डिसएडवांटेज भी दे रहा है। बच्चों को कैसे समझाते हैं जब बाहर की जो दुनिया को देखते हैं, इतना क्राइम, पोल्यूशन और मतलब इरेगुलरिटीज इन लाइफ, उनको कैसे आप समझाते हैं? देखिए, इसका तो मूल मंत्र मेरा यही है, मैं उनको कोशिश करता हूँ समय समय पे समझाने की कि आप कोई भी काम करो जो आपको खुशी दे प्लस वो किसी को दुख ना दे, तो उस काम को आप ज़रूर करो और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आपको भगवान ने इस धरती पे लेके आए हैं, तो मेरा कोई हक नहीं है आपको दबाने का या कंट्रोल करने का। हाँ, एज ए पेरेंट्स, जब तक बच्चे माइनर हैं, जब तक उस समझ तक नहीं है, हम उनको पेरेंटिंग कंट्रोल में रखेंगे। बट मैं उनके ऊपर अपनी क्या बोलेंगे, उनको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूँ। उनको सिर्फ यही सिखाता हूँ कि आप जो भी करो, आप उसमें खुश हो, करो, और उस खुशी की वजह से किसी और को दुख ना हो तो आप ज़रूर करो। बहुत सुंदर। बेटियों के 2 बेटियों के पिता हैं प्रदीप मोहंती जी, जो इन दिनों सैफ्रॉन स्टॉक्स एविएशन कंपनी चला रहे हैं। पूर्व में स्लेज हैमर नाम से कंपनी रही है। स्लेज हैमर फाउंडेशन नाम की एक आप एनजीओ कह सकते हैं। एक स्लेज हैमर का क्रिकेट का मैदान चलाते हैं फरीदाबाद में और बहुत सारे काम करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, हमारी जैसी संस्थाओं को भी सहयोग करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा है कि आपने हमारे इस माध्यम में देखा होगा, दीदी मारी तमरा ने उनको भारत भाग्य निर्माता अवार्ड भी दिया था, जिसका आयोजन सोशल वैदिक फाउंडेशन ने किया था। क्रक्स लास्ट में मैं ये कहता हूँ कि वो बेटियों को समझा रहे हैं कि उड़िए, लेकिन सब कुछ सोच समझकर, सब कुछ ध्यान से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि आप जो अच्छा लगे आप करिए, बस उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही धर्म का मूल भी है। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, समय दिया, आपका बहुत कीमती समय था। परमपिता परमात्मा आपको बहुत कृपा करे, सुख शांति ऐसा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।